नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम दिवेश सुमन है। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल दिवेश ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, अर्थात इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस है, चाहे वो लिटरेरी वे में हो या फिर आर्कियोलॉजिकल वे में या फिर जो फॉरेनर्स के थ्रू जो फॉरेन डिस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया है उन सारे इंफॉर्मेशंस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए बिना वक्त गंवाए, आपका ज़्यादा वक्त लिए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो ये वर्ड जो हिस्ट्री है ये एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, जिसका जो मीनिंग होता है दैट इज द नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन वर्ड से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, चीज़ों को खोजने का प्रयास करते हैं और उस बेसिस पे जो हमारे रिसर्च होते हैं उन सारी जो जानकारी उसके दौरान जो हमें प्राप्त होती है उसके बेसिस पे जो नॉलेज हमें प्राप्त होता है दैट इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री को डिफाइन करने की कोशिश करें तो सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री इज द जस्ट अ मिनट, हियर यू कैन सी हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, कि एक क्रमवार तरीके से जो भी घटनाएं हमारे पास्ट में हुई हैं उन सारी घटनाओं का एक क्रोनोलॉजिकल एक डिस्क्रिप्शन है, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के दौरान ये चीजें हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इन्हें जो यहाँ पे इसको डार्क कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, इसके थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिस्ट्री के बारे में अगर और देखा जाए तो जो हेरोडोटस थे, एक ग्रीक ऑथर थे, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री का दर्जा प्राप्त है और इनका एक बुक है हिस्टोरिका। इन्होंने इस बुक को फिफ्थ सेंचुरी में बीसी में, फिफ्थ सेंचुरी बीसी में इस बुक को लिखा था और इस बुक के हेल्प से जो इंडिया और अरब कंट्री है उस समय में उनके बीच कैसा रिलेशन था इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। बाकी इंडिया की बात करें तो इंडिया आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही अ, प्राचीन कंट्री है, बहुत ही एंशिएंट कंट्री है, जिसका जो हिस्ट्री है वो काफी पुराना है, इतिहास काफी पुराना रहा है भारत का। तो इसमें अगर हम देखें तो सोर्सेज जो हमारे होते हैं हिस्ट्री के उस बेसिस पे हमारा अगर डिवाइड करने की कोशिश करें, सभी सोर्सेज को क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो हम इसे मेनली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी और फॉरेनर्स डिस्क्रिप्शन। एक्चुअली में फॉरेनर्स डिस्क्रिप्शन भी लिटरेरी सोर्स का ही पार्ट हो जाता है, बट बेटर वे में समझने के लिए हमने इसे एक अलग पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत क्या आता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात जब हम करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स से तात्पर्य उन सारी चीजों से है जिस जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं और वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट्स है, जस्ट लाइक इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, सील्स, स्टैच्यूज, राइट। अगर इंडिया में देखा जाए तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब खोज हुआ तो उसमें अलेक्जेंडर कनिंघम का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। और ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है ये बहुत ही ऑथेंटिक होता है,
यानी कि इसके साथ छेड़छाड़ करने की संभावना जो है वो बहुत कम होती है। इस कारण इसे बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और जो इसको बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सत्यापित रूप में देखा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है इसके अंतर्गत, जैसे इंस्क्रिप्शन देखा जाए, कोई मॉन्यूमेंट्स है, हाउसेस है, स्टैच्यूज है, वो सारी चीज़ें जितने भी सिंपल अगर वर्ड में अगर समझने की कोशिश की जाए, तो जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब थोड़ा सा इंस्क्रिप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस वो एक सोर्स है जो कि किसी चीज पे लिखा होता है। पहले के समय में जब पेपर नहीं था, तो लोग पिलर्स पे, स्टोन्स पे, कॉपर प्लेट्स पे, इन सारी चीजों पे लिखने की कोशिश करते थे और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। आपने अशोका के बारे में सुना होगा। अशोका ही वो फर्स्ट रूलर है जिसने सबसे पहले अपने जो प्रजा थी उनके साथ बात करने की कोशिश की थी, और वो भी इन्हीं इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे। इसके साथ साथ आप क्वाइंस के बारे में भी देखेंगे, तो जो सातवाहन रूलर्स हुए हैं, उनकी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे ही लिखी गई है। अगर हम लोग और देखें तो इंस्क्रिप्शंस जो है, इसकी स्टडी को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। और जो एक इंस्क्रिप्शन है दैट इज बॉक्जोकॉय। बॉक्जोकॉय इंस्क्रिप्शन जो है वो एशिया माइनर से बिलोंग करता है, ठीक है, सेंट्रल एशिया से। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन माना जाता है जो कि वैदिक डाइटीज के बारे में बताता है। यानी कि उस समय में कुछ जो वैदिक डाइटीज होते थे, जैसे मित्र है, वरुण है, इंद्र है और नासत्य है, इनके बारे में उन उस इंस्क्रिप्शन पे मेंशन है। मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि जो इंस्क्रिप्शन की बात अगर करें हम, तो इसका जो क्रेडिट है इंडिया में वो अशोका को जाता है। अशोका ने सबसे पहले अपनी जो प्रजा थी, अपने जो लोग थे, उनके साथ इंस्क्रिप्शंस के हेल्प से बात करने की कोशिश की थी। अशोका was the first ruler who addressed his subjects directly through his inscriptions, right? ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है। लेट मी हाईलाइट दिस स्टेटमेंट, जस्ट अ मिनट। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप आगे अगर देखोगे तो जैसे कुछ इंडिया के, अगर हम देखें जो हम इंडिया के बारे में अगर बात करें, तो टिफेंथलर एक इम्पोर्टेंट नाम आता है। टिफेंथलर ही वो थे जो सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शंस है, जो दिल्ली मेरठ इंस्क्रिप्शन इसको कहा जाता है, ये अशोका का इंस्क्रिप्शन था। इसको 1750 में खोजा था, और बट वो पढ़ नहीं पाए थे इसको। और सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी किया गया, वो अशोका का ही एक इंस्क्रिप्शन था, दैट वाज दिल्ली टोपड़ा इंस्क्रिप्शन। और ये जो स्टडी किया गया था, ये जेम्स प्रिंसेप के थ्रू किया गया था। ओके। इसके बाद आप देखोगे तो जैसे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ये खारवेल से रिलेटेड है। इसमें भारतवर्ष वर्ड जो है वो सबसे पहले मेंशन होता है। इसके बाद आप प्रयाग प्रशस्ति देखोगे, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जो कि हरिशेन का है। मैं अपनी वीडियो थोड़ा सा हटा रहा हूँ ताकि आपको ये वीडियो जो स्टेटमेंट्स है वो प्रॉपर आपको दिखे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो यहाँ पे मेंशन है। साथ ही साथ उनके रूलर्स, उनसे रिलेटेड जो है, और जो ये जो इंस्क्रिप्शंस है वो किस प्रकार के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। जैसे मैं अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो खारवेल का था, खारवेल से रिलेटेड है ये। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से वहाँ की जो सोसाइटी थी कलिंग की, साथ ही साथ जो वहाँ का कल्चर था, गवर्नेंस था, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। नासिक इंस्क्रिप्शन से गौतमीपुत्र सातकर्णी की मिलिट्री विक्ट्री के बारे में पता चलता है, और इससे जो रिलेटेड है वो गौतमी बलसरी है। आप सभी जानते होंगे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि रुद्रदमन का था। इससे भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति से जो कि समुद्रगुप्त के थ्रू जितने भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए गए उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। मंदसौर से जो यशोधर्मन का था, उसके थ्रू
जो विक्ट्री हुन्स के ऊपर किया गया था, जो एक इन्वेडर्स कह सकते हैं हम लोग, जो थे उनके ऊपर जो विक्ट्री हासिल किया था, वो उसका जो एविडेंस है वो हमारा मंदसौर इंस्क्रिप्शन से मिलता है। साथ ही साथ सिल्क वेवर्स के बारे में भी वहां से पता चलता है। अब देखिए, विक्ट्री के बारे में तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन से पता चला, लेकिन हुन्स का जो अटैक था इंडिया पे, वो भीतरी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि असकंद गुप्त का है। तो जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है वहां से पता चलता है कि हुन्स ने इंडिया पे अटैक किया था। और मंदसौर से ये पता चलता है कि हुन्स पे विक्ट्री पाई गई थी, ये यशोधर्मन का था। ठीक है। इसके साथ साथ फिर आगे अगर हम लोग देखें तो मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन है, एरन पिलर इंस्क्रिप्शन है। एरन वाज इज आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके थ्रू पता चलता है कि उस समय सती प्रैक्टिस होती थी। फर्स्ट रिटन एविडेंस जो है सती प्रैक्टिस का, वो एरन इंस्क्रिप्शन से ही मिलता है। शाहगोरा सॉरी पिलर इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मॉडर्न डायनेस्टी से बिलोंग करता है, और सबसे पहले इसमें फेमाइन और उस के बारे में चर्चा था, और उससे कैसे बचाया जाए। यानी कि उस अगर कभी फेमाइन हो तो उसमें रिलीफ के लिए जो एफर्ट्स डाले जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। एहोल से हर्षवर्धना का जो डिफीट था पुलकेशिन के थ्रू, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वाइंस की जो स्टडी है उसे हम लोग नमिस्मैटिक्स कहते हैं, और इंडिया में फादर ऑफ नमिस्मैटिक्स जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। और जो इंडिया में जो एंशिएंट क्वाइंस है वो पंच मार्क्स क्वाइंस कहलाते हैं। ठीक है। लिटरेचर्स में इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज कार्शापर्ट। ओके। ज्यादातर क्वाइंस आपको पता है कि सिल्वर और कॉपर्स के बने हुए थे। और जो पहली बार जो यवन रूलर्स थे उन्होंने क्वाइंस पे लिखना शुरू किया था। ठीक है। हमने अभी इंस्क्रिप्शन में देखा कि क्वाइंस पे भी लोग क्या करते थे, इनकाव्ड करते थे। ठीक है, उस पे लिखने की कोशिश करते थे। तो ये चीज जो सबसे पहले जो क्वाइन पे जो लिखने का जो क्रेडिट जाता है वो यवन रूलर्स को जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर और देखा जाए तो गोल्ड गोल्ड क्वाइंस जो होते हैं, ठीक है, वो इशू करने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, तो इंडो ग्रीक रूलर्स को। ओके। उन्होंने ही सबसे पहले इंस्क्राइब्ड गोल्ड क्वाइंस, यानी कि सोने के सिक्के होते थे और उनपे इंस्क्राइब किया हुआ होता था। ठीक है, उसके ऊपर लिखा कुछ लेटर्स वगैरह जो है उकेरा हुआ होता था। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा जो सिक्के कब बने हैं, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बने हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो लीड क्वाइंस होता था, जो शीशे के जो सिक्के होते थे, वो सातवाहन, जो सातवाहन रूलर्स थे उनके थ्रू किया गया था। ओके। इसके बाद जो समुद्रगुप्त है, उनका एक सिक्का मिला है जिसपे वो वीणा बजाते हुए पोज में है। ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक म्यूजिक लवर थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग स्टैचू और पेंटिंग्स की बात करें तो ये सिस्टमेटिक वे में अगर देखा जाए तो कुषाण पीरियड में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहली स्टैचू जो थी वो बुद्धा की थी। इसके साथ साथ अगर पेंटिंग की बात की जाए तो आप जानते हो बहुत सारे ऐसे केव्स हैं, जैसे महाराष्ट्र में आप देखोगे तो अजंता है, लोढ़ा है, मध्य प्रदेश में बाघ है। ठीक है। ये ऐसे ऐसे जो टाइगर केव है, तो ये ऐसे ऐसे केव्स है जहाँ पे आप देखोगे कि पेंटिंग्स की गई है, और इसके थ्रू जो है ना, वहाँ की जो सोशल कल्चरल और रिलीजियस प्रोग्रेस है उस सोसाइटी की, उस समय की, वो इंफॉर्मेशन हमें वहां से गेन होती है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस एक हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन के ये हमारे समक्ष आता है। अगर हम मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स की बात करें तो हमारे यहाँ आप देखते हो कि बहुत सारे फोर्ट्स, मंदिर, टेम्पल्स जिसको हम लोग कहते हैं। एंशिएंट इंडिया में चूंकि टेम्पल्स का ज्यादा ही प्रचलन था,
क्योंकि और कोई उस समय ऐसे जो कि हम लोग कहे रिलीजन इस टाइप के नहीं थे। हाँ, जैसे बुद्धा और जैन का था, तो उसमें आप देखोगे कि अलग अलग जैसे स्तूपा वगैरह। बट मेनली अगर हिंदुइज्म में देखा जाए तो टेम्पल्स, ठीक है। अगर टेम्पल्स में भी देखा जाए तो पूरे इंडिया में तीन टाइप के मेनली टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। नदर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे नागर स्टाइल टेम्पल मिलती है, ठीक है। और जो हमारी जो सेंट्रल इंडिया है, ठीक है, वहां पे अगर देखा जाए तो वहां पे हमें बेसर स्टाइल देखने को मिलती है। बट अगर हम लोग साउथ में चले जाए तो वहां पे आप अभी भी देख सकते हो द्रविडियन स्टाइल की जो टेम्पल है वो आज भी वहां पे देखने को आपको मिल जाएगी। स्तूपा की बात करेंगे तो इंडोनेशिया आइलैंड, वहां पे एक जावा आइलैंड है, तो वहां पे आपको बोरोबुदुर स्तूपा देखने को मिलेगा। अंकोर वाट टेम्पल आपको बहुत ही फेमस टेम्पल है जो कि कंबोडिया में है, और ये सूर्यवर्मन ने ये बनवाया था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कि आप मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स के अंतर्गत देख सकते हो, ठीक है। ये सारी जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी सी लिटरेरी सोर्स की बात कर लेते हैं। लिटरेरी सोर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ओके। लिटरेरी सोर्स के थ्रू ही हम जो भी आप जितने भी देखते होगे ग्रंथ, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस हो नॉन रिलीजियस हो टेक्स्ट हो, वो सारी चीजें आती है इसके थ्रू। जो अपने विचार थे, ठीक है, अपने जो भाव थे, वो उस समय के जितने भी जो ट्रैवलर्स थे, जो आसपास जो देखते थे, उन सारी चीजों को वहां मेंशन करते थे और एक दूसरे के भी शेयर करने के लिए इसका यूज करते थे, ठीक है। अगर हम लोग लिटरेरी सोर्स की बात करें तो ये दो टाइप में हम लोग इसको मेनली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक को हम लोग कह सकते हैं रिलीजियस, और दूसरा हो जाएगा हमारा नॉन रिलीजियस, ओके। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर देता हूँ हियर। रिलीजियस टेक्स्ट जो था वो रिलीजन से बिलोंग करता था, जस्ट लाइक आप देखोगे जैसे हिंदुइज्म में जो वेदास है, उपनिषद है, ये सारा। नॉन रिलीजियस वो सारे लिटरेचर्स थे जो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते थे, जैसे आप अर्थशास्त्र है, नीति सार है, ठीक है, मुद्रा राक्षस है, ये सारी है। इसके थ्रू किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो रूलर्स है उन्हें किस तरीके का बिहेव करना चाहिए, किस तरीके की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, या फिर सोसाइटी की स्ट्रक्चर है, या फिर इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी चीजें वहां पे मेंशन की गई है, ठीक है। फिर हम लोग अगर फर्दर अगर क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो रिलीजियस लिटरेचर जो है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा ब्राह्मण लिटरेचर है और दूसरा नॉन ब्राह्मण लिटरेचर है, ठीक है। ब्राह्मण लिटरेचर में जैसे कि आप समझ ही गए होंगे नाम से ही, ब्राह्मण लिटरेचर है तो हिंदुइज्म से बिलोंग करेगा, तो वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण, ये सारा इसके अंदर अंतर्गत आ जाता है। और चूंकि जो नॉन ब्राह्मण है उसके अंतर्गत हमारा बुद्धिस्ट और जैन के जो है, ठीक है, वो लिटरेचर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ब्राह्मण लिटरेचर की बात थोड़ी सी कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्राह्मण लिटरेचर में जब हम अगर सबसे पहले वेद की बात करें तो वेद हमारे यहाँ जो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस लिटरेचर के रूप में देखा जाता है। इसके जो कंपाइलर है, कंपोजर है, ये महर्षि वेद व्यास है, ठीक है। आप देखोगे कि जो वेद है वो वसुधैव कुटुंबकम, आज के समय में भी आप देखोगे जैसे अभी G20 हुई थी उस समय भी ये वर्ड काफी चर्चा में था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक वर्ड्स है संस्कृत के, ये श्लोक में आ जाता है, ठीक है। तो इसकी बात करता है, यानी कि वेदा जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है।
अर्थात कि इसका मानना है कि पूरी जो वसुधा है, पूरी पृथ्वी ही हमारा क्या है, परिवार है। ठीक है, और हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। आगे अगर हम देखें तो जो वेदास है, तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसमें ऋग्वेदा जो है वो सबसे पुराना है, और इन चारों वेदा को साथ में संहिता कहा जाता है। इतना ही नहीं, ये जो वेद हैं, इन्हीं से हमें वैदिक आर्यंस के बारे में भी पता चलता है कि वैदिक आर्यंस कब आए इंडिया, कैसे आए। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो वेदास के थ्रू ही मिलती है। ओके, अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा ऋग्वेदा के बारे में। ऋग्वेदा जो है वो सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए कि सिर्फ ऋग्वेदा ही ऋग्वैदिक काल, ठीक है, जो वैदिक एज है हमारा, हम लोग जब हिस्ट्री में आते हैं, जो जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है तो उसके बाद हमारा वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है, और वैदिक के बाद लेटर वैदिक है। ठीक है, तो जो वैदिक पीरियड है या अर्ली वैदिक आप जिसको कहते हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेदा की कह सकते हैं हम लोग की रचना हुई है, और बाकी तीनों जो है वो लेटर वैदिक में हुई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, इसके थ्रू जो भगवान की स्तुति, ठीक है, देव स्तुति की के लिए जितने भी मंत्राज हैं, जितने भी मंत्र हैं, वो सारे इसमें मेंशन है। इसके जो पुजारी होते थे, जो इनके मंत्रों को जो पढ़ा करते थे, उन्हें होत्री कहा जाता था। ठीक है, और जो ये ऋग्वेदा है, इसमें तो कुल 10 मंडल है, और 1028 जो है हाइम्स है। हाइम्स कहने का मतलब सूक्त। ठीक है, और 10,580 इसमें ऋचाएं हैं, वर्सेस है। ठीक है, अब देखो ये जो 10 मंडल है, इसमें 2 से 7, यानी कि दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक जो है, ये सबसे पुराना माना जाता है। ठीक है, और पहला और 10वां जो है उसको नया माना जाता है। ठीक, अब आप इसी में देखोगे कि जो तीसरा मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र, जो कि विश्वामित्र के द्वारा रचा गया था, ठीक है, जिसकी रचना हुई थी, वो उन्हीं तीसरे मंडल में मेंशन है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि 9वें मंडल में जो देवता सोम है, सोमदेव की चर्चा है। ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में आ, ब्रह्मा की चर्चा है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के शरीर से ही 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघा से सूर्या, जो शूद्राज होते हैं उनकी, और जो पैर है, पैर से सॉरी वैश्य की, जो जंघा है, जंघा से वैश्य की, और पैर से जो है वो शूद्र की होती है। ठीक है, तो ये 4 है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन भी है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, और कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। इतना इसके बाद आप ध्यान रखोगे सॉरी, कि ऋग्वेदा के बाद, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण आता है। ठीक, और जो ऋग्वेदा है, अच्छा एक और चीज, मैं एक चीज बोलना भूल गया यहाँ पे, कि जो ऋग्वेदा है वो वामन अवतार, जो भगवान विष्णु का जो वामन अवतार है, उसका भी ओल्डेस्ट सोर्स है। सबसे पुराना जो सोर्स है, जिसके थ्रू हमें वामन अवतार के बारे में पता चलता है, दैट इज ऋग्वेदा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है, जिसमें यज्ञ कैसे किया जाए, उसकी क्या विधि विधान है, ये सारी चीजें मेंशन है। अच्छा, ये जो यजुर्वेद है, ये एकमात्र ऐसा वेद है जो प्रोज और वर्स दोनों ही, गद्य और पद दोनों ही फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके 2 ब्रांचेस हैं, शुक्ल यजुर्वेदा और कृष्ण यजुर्वेदा। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेदा जो है वो वर्स फॉर्म में है, और जो कृष्ण यजुर्वेदा है वो दोनों ही प्रोज और वर्स दोनों फॉर्म में है। ठीक है, इसके जो
जो लोग जो परफॉर्म करते थे रिचुअल्स, ठीक है, तो उनको जो है अध्वर्यु कहा जाता था। जो पुजारी होते थे, जो प्राइस्ट होते थे, उनको अध्वर्यु कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन्ड है अध्वर्यु। ओके, इसके बाद आता है हमारा सामवेद। सामवेद जो है, ठीक है, ये आपका आज का जो आप म्यूजिक सुनते हो, ठीक है, तो ये इंडियन म्यूजिक का फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक इसको कहा गया है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे मेंशन भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में जो संगीत की शुरुआत है, ऐसा माना जाता है कि वो कहाँ से है, तो वो सामवेदा से ही है। ठीक है, और ये जो है, ये जो है मोस्टली अगर देखा जाए तो मेनली ये ऋग्वेदा पे ही बेस्ड है। इसमें अपने ज्यादा मंत्र नहीं है। ये जो जितने भी इसके मंत्र हैं, वो मेनली जो है इसके अपने वो 75 ही हैं। इसके अपने 75 मंत्र हैं। बाकी सब इसके ऋग्वेदा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें 1875 मंथ्स आते हैं। ठीक है, इसको भी तीन पार्ट में इसके भी तीन ब्रांच है, तीन पार्ट आप कह सकते हो। ठीक है, कौथुमीय, रणानीय और जैनिमीय। ठीक है, तो ये तीन चीज हो जाते हैं। इसके बाद आप अगर देखोगे, ठीक है, तो इसमें आपको जो गंधर्व वेद है, इसका जो उपवेद है, वो गंधर्व वेद है। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखोगे। इसके बाद आता है हमारा अथर्ववेद। ये अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मॉडर्न इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस आप सुनते होगे। ठीक है, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास वगैरह, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इससे जुड़ जाती है। ठीक है, इसके जो रचयिता हैं, जो कंपोजर है, जो कंपाइलर है, वो महर्षि अथर्व और महर्षि अंगिरस है। तो इन्हीं दोनों के नाम पे ये जो अथर्ववेदा है, इनको अथर्वांगिरस भी कहा जाता है। और जो अथर्ववेद है, उनका नाम अगर देखा जाए तो वो महर्षि अथर्व के नाम पे पड़ा। ठीक है, तो दो इसमें मेन हो गए, एक महर्षि अथर्व और एक हो गया महर्षि अंगिरस। ठीक है, इसके बाद इसके जो होते थे, जो पुजारी, जो कि ये मंत्रों का उच्चारण करते थे, उनको ब्रह्म कहा जाता था। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ आ गया ना वो जो जादू टोना होता है, हिप्नोटिज्म, ठीक है, भूत प्रेत, डिवाइन नॉलेज, इन सारी चीजों की चर्चा कहाँ है? इतना ही नहीं, इसमें जो डिजीज प्रिवेंशन है, ठीक, उसके साथ साथ जो मेडिसिन्स है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है इसमें मेंशन है। ठीक, अगर किसी तरीके का यज्ञ में अगर कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता था, किसी तरीके का जो प्रॉब्लम, डिस्टरबेंस क्रिएट होता था, तो उसको जो सॉल्व करने का जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, वो कहाँ से आता था? तो वो भी अथर्ववेदा से ही आता था। ठीक है, इसीलिए इसको ब्रह्म वेदा भी कहा गया है। ठीक है, ब्रह्म वेदा को ही ट्रांसलेट करके बेस्ट वेदा का भी नाम दिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें जो है सभा और समिति, दो वर्ड आता है। आप जब वैदिक काल पढ़ते हो तो वहां पे दो वर्ड आता है, सभा और समिति। इन्हें डॉटर ऑफ प्रजापति माना गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अभी अपना जो वीडियो था वो मैंने हटा दिया है। वहां पे बस अपना जो मेरे जो फोटो शो हो रही थी, ताकि आपको ये प्रॉपर दिख सके। ठीक है, तो सभा और समिति जो है, उन्हें डॉटर ऑफ प्रजापति कहा गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग और अगर अदर फैक्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेदास जो है, ये चार वेदा है, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ था। तो इसको इजी बनाने के लिए वेदांग की रचना की गई। ठीक है, और टोटल वेदांग कितने हैं? तो 6 वेदांग हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 जो है वो वेदांग हैं। ठीक है, इसके बाद आप अगर देखोगे तो जो ब्राह्मण टेक्स्ट है,
ठीक है, ब्राह्मण टेक्स्ट की भी रचना की गई थी। ये क्यों की गई? तो इसे प्रोज फॉर्म में किया गया था, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। ये इसलिए किया गया, अब देखो, यजुर्वेद जो था वो, जस्ट अ मिनट, या यजुर्वेद जो था वो गद और पद दोनों में था, प्रोज एंड वर्स दोनों में था, ठीक है। और लैंग्वेज भी टफ था, तो समझने में क्या होती थी, काफी समस्याएं आती थी। तो चीजों को इजी वे में समझा जा सके, इसी वजह से जो ब्राह्मण टेक्स्ट है उसकी रचना की गई। और वो किस फॉर्म में की गई? तो प्रोज फॉर्म में की गई, ठीक है। और इसमें जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स है, ठीक है, किससे रिलेटेड है? तो यज्ञों से रिलेटेड है। यज्ञ और रिचुअल्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड है, कि किस तरीके से करना है, क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स है, वो सारी चीजें वहां पे मेंशन्ड है। ओके, आगे देखिए, जो आरण्यक टेक्स्ट है, आरण्यक टेक्स्ट बेसिकली उन लोगों के लिए इसकी रचना की गई थी जो लोग जंगलों में रहते थे, वो साधु संत, ठीक है, सन्यासी, जो जंगलों में रहते थे, और उनके जो फॉलोअर्स होते थे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए आरण्यक टेक्स्ट की रचना की गई थी। ये एक्चुअली में अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स टू टू द ब्राह्मण टेक्स्ट। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स का मतलब होता है कि जैसे कि आप चैप्टर कोई पढ़ते हो, ठीक है, सिंपली जैसे आप मैथ्स या साइंस कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, तो आप देखते होगे कि लास्ट में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स करके आते हैं ना, लास्ट में कुछ इंफॉर्मेशंस दिए होते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, ताकि जो जंगलों में जो साधु संत रह रहे थे, उनके जो अ, शिष्य थे, उन लोगों तक भी ये चीजें पहुंच सके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उपनिषद पे। सॉरी, उपनिषद वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। उपनिषद जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक उप, पहला, जिसका मतलब होता है नियर यानी कि पास, और दूसरा जो है निषद, ठीक है। निषद का मतलब होता है बैठना या बैठकर, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, यहाँ पे यूपी अप नहीं है, ये हिंदी चूंकि वर्ड है उप, उपनिषद, तो उप और निषद से बना हुआ है, इसलिए मैंने उप को यूपी लिखा है, ठीक है। इसका मतलब होता है, उप का मतलब होता है हिंदी में नियर, और निषद का मतलब होता है बैठकर, ठीक है। अर्थात कि जो देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, गुरुकुल की का प्रचलन था, तो जो टीचर्स होते थे वहां पे जो जितने भी शिष्य होते थे उनके, वो गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, और गुरु बैठे होते थे उनके पास जाके नीचे बैठ के शिक्षा प्राप्त की जाती थी, ठीक है। तो वहीं से ये चीज आया। तो इस तरीके से उपनिषद जो है, इसका मतलब होता है कि जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, उनके पास बैठ के जो नॉलेज गेन किया जाता है, दैट इज उपनिषद, ठीक है। ये एक वर्ड का जो मीनिंग होता है, दैट इज ये है, ठीक है। अब ये जो उपनिषद है, ये हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं इनको अपोज करता है, ये स्ट्रिक्टली अपोज करता है, और ये नॉलेज पे फोकस करने की कोशिश करता है, ये एम्फेसाइज करता है, ठीक है। ये डिवोशन के बदले क्या कहता है, कि आप नॉलेज पे ज्यादा फोकस करिए, बल दीजिए। कहा भी गया है, कर्म ही पूजा है, ठीक है। पूजा पाठ करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कर्म करना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो उपनिषद है, ठीक है, इसको वेदांत भी कहा गया, क्योंकि ये लास्ट में आता है, ठीक है, लास्ट पार्ट है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग अगर देखें तो स्मृति, आपने नाम सुना होगा मनुस्मृति, अक्सर सुनने को मिलता है। बहुत सारे इसके आपको क्रिटिक्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं, बट हमें उसमें नहीं जाना है, हमें समझना है ये है क्या। तो एक्चुअली में जो स्मृतिज है वो लॉ बुक्स है, ठीक है, हिंदू रिलीजन की, यानी कि हर एक धर्म में जो एक कानून होता है ना, कि किस तरीके से चलना है, लाइफ को कैसे जीना है, ठीक है, सारी चीजें जो भी मेंशन होती है, वो चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो, ठीक है। तो स्मृति की अगर बात करें, ठीक है, तो कई सारी स्मृति हैं, इसमें जो विष्णु स्मृति,
ये एक ऐसा स्मृति है जो वर्ड्स फॉर्म में है। इसके अलावा बाकी जितने भी स्मृतिज हैं वो सारे के सारे जो है, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, कि जो विष्णु स्मृति है, ठीक है, वो वर्ड्स फॉर्म में नहीं है, बाकी सारे के सारे किसमें है, वर्ड्स फॉर्म में। ओके, इसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मनुस्मृति के बारे में। तो ये सबसे पुराना माना जाता है और ऑथेंटिक भी माना जाता है, और यही वो टेक्स्ट है, ग्रंथ है, बुक है, ठीक है, जिसमें वुमेन को ऐसा कहा जाता है कि वेदा पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अब यहाँ से इसी चीज को, बहुत सारी चीजों को एलेबोरेट करके या अपने हिसाब से उसको चेंज करके बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बट वो एक अलग चीज है। हमें बस ये ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें बाकी जो सोसाइटी में जो ये अलग तरीके की जो डिस्कशंस वगैरह चलती है, दैट इज नॉट आवर इन इन आवर फोकस। ओके, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि वो कौन सा टेक्स्ट था या बुक था जिसमें जो वेदास है वो वुमेन्स को स्टडी करने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो वो मनुस्मृति स्मृति था, ठीक है। इसके अलावा जो याज्ञवल्क स्मृति है, नारद स्मृति है, ठीक है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आप ध्यान रखोगे कि जैसे हम पुराण की बात करेंगे, तो टोटल पुराण जो है वो हमारे पास कितने हैं, तो पुराणों की संख्या 18 है, 18। और इसके जो ऑथर है, जो रचयिता है, वो लोमहर्ष, ठीक है, लोमहर्ष, और उनके बेटे थे उग्रश्रवा, ठीक है, लोमहर्ष एंड उनके बेटे थे उग्रश्रवा। ओके, तो उनको माना जाता है, ठीक है, लोमहर्ष एंड उग्रश्रवा। इसमें मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना पुराण है और ऑथेंटिक भी है, तो इसकी काफी चर्चा होती है। आपने कुछ पुराण के नाम सुने होंगे, जैसे लाइक अभी तो एक मैंने बता दिया, जैसे मत्स्य पुराण है, एक आपने गरुड़ पुराण सुना होगा, जो कि हमारे डेली लाइफ में उसका, डेली लाइफ तो नहीं कहेंगे, बट जैसे किन्हीं का डेथ होता है तो जैसे वहां पे गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है, तो इस तरीके की चीजें हम लोग अपने सोसाइटी में भी देख सकते हैं। ये अभी भी चर्चा में, आई मीन जो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यूज में है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो चार वेदास हैं, ठीक है, इनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको एक शॉर्ट एक टेबल में बना करके एक जगह आपको कलेक्ट करके दे दिया गया है, ठीक है। जैसे ऋग्वेदा, इसके इसमें जो, इससे कौन कौन से ब्राह्मण लिटरेचर रिलेटेड है, तो कौशितकीय और ऐतरेय। इसमें कितने सूक्त हैं, तो 1028, ठीक है। इसमें इससे रिलेटेड जो उपनिषद है, आरण्यक है, ठीक है, इसके प्राइस्ट को क्या कहा जाता था, उपवेद कौन है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। इसी तरीके से यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अच्छा, आप लोग उपवेदा याद रखोगे कि ऋग्वेदा जो है उसका उपवेद कौन है, आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, और अथर्ववेद जो है उसका शिल्प वेद है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अथर्ववेद जो है उसमें 6000, 6000 जो है सूक्त, ठीक है, वो वहां पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग अपने अंत पड़ाव की ओर है, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज फॉरेन ट्रेवलर्स। हम जब अपना इतिहास देखते हैं, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स हुए हैं, बहुत ही प्राचीन समय से ही, जो आते रहे हैं और यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के जो भी कल्चर है, उनको ऑब्जर्व भी किए हैं, उनको फॉलो भी किए हैं, और वो अपने यहाँ जाकर के फिर इसका प्रचार प्रसार भी किए हैं, ठीक है। इसमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरा हमारा अनुभव भी रहा है, ठीक है। तो फॉरेनर्स की अगर बात करें, तो फॉरेनर्स के जो डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने जो लिखा, उससे हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे कुछ मैं नाम लूं, जैसे तो जैसे थेसियस है, हेरोडोटस है, ठीक है, ये ग्रीक ऑथर्स है।
अब जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जैसे हेरोडोटस है तो उनका एक बुक है इंडिका। इंडिका में इंडिया और अरब के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद और भी जैसे अगर देखा जाए तो अलेक्जेंडर, आपने सुना होगा अलेक्जेंडर और पोरस की फाइट हुई थी। ठीक है, झेलम के किनारे, और उसके बाद अलेक्जेंडर लौट गया था। लौटने के बाद ऐसा मतलब कहा जाता है कि वो लौट गया था। तो उसके बाद जो है मेगास्थनीज, ठीक है, जो कि आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उनके कोर्ट में आया था, उनके दरबार में आया था। ठीक। और ये जो मेगास्थनीज था ये, और फिर चंद्रगुप्त के जो अ, बेटे थे, जो यानी कि चंद्रगुप्त डायनेस्टी जो है उसके जो अगले रूलर है, यानी कि बिंदुसार, सॉरी, उनके कोर्ट में दो और ग्रीक जो ऑथर हैं, डाइमेकस और डाइनोसियस, ये दोनों आए थे। ठीक है। और ये लोग जो आए थे तो वो एज ए एम्बेसडर आए थे, वहां पे राजदूत बन के आए थे। ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आपको यहीं पे ध्यान रखना होगा कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, इनका एक और के साथ नाम जुड़ता है, दैट इज सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। तो वो भी अलेक्जेंडर के ही लाइक सेना में था। ठीक है। और उनकी बेटी थी हेलेना, जिससे इनका विवाह हुआ था, और इनको सेंटोकॉटस भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आप ध्यान रखोगे। इसके बाद हम अगर देखें तो मेगास्थनीज का जो बुक इंडिका है वो उस समय में मौर्यन सोसाइटी और कल्चर के बारे में लिखा। बट इंटरेस्टिंग बात ये है, इंटरेस्टिंग क्या, ये एक रियलिटी भी है कि मेगास्थनीज यहाँ का तो था नहीं, वो था ग्रीक का। तो वो जब यहाँ आया तो यहाँ की सोसाइटी उसे समझ ही नहीं आ रही थी, तो वो जो देखता था वो बस लिख देता था। अगर हम सिंपल वर्ड में गए तो वो यहाँ की जो सोसाइटी है वो देख के उसका दिमाग पूरा घूम गया था। ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा अगर कुछ और राइटर्स की बात करें तो जैसे प्लिनी है, टॉलेमी है। ठीक है। प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री, टॉलेमी का ज्योग्राफी। एक और बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके जो ऑथर है वो, उनके बारे में पता नहीं है एक्चुअली में। ठीक है। तो वो थोड़ा सा हमें वहाँ पे नाम नहीं पता है। बट ये सारे जो बुक है वो बहुत ही रिमार्केबल बुक्स है। ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है, इसके राइटर्स के बारे में पता नहीं है अभी तक कि इसे किसने लिखा था। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अपने चाइना वाले, ये तो बहुत पहले से ही आते रहे हैं। ठीक है। एक समय में आपने सुना भी होगा कि सिल्क रूट उनका हुआ करता था। और ये भी हमारी हिस्ट्री रही है कि एक टाइम था जब इस सिल्क रूट पे हमने उस पे एक तरीके से अधिकार कर लिया था, और वो हमारे कंट्रोल में आ गया था। हमारे इन द सेंस कि वहां पे इंडियन एक रूलर हुआ करते थे, उनके कंट्रोल में वो आ गया था। तो चाइना वाले कितना भी बढ़ ले, कुछ नहीं हो सकता उनका। ठीक है। इंडिया के सामने अभी में भी वो कितना भी है तो वो बच्चे ही हैं, क्योंकि हमारा इतिहास काफी पुराना रहा है। राइट। वो अलग बात है कि कभी कभी कुछ चीजें हो जाती है जो कि, तो चलिए खैर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। चाइनीज ट्रैवलर की बात कर रहे थे। तो चाइनीज ट्रैवलर में भी कई सारे जो ऑथर्स, यानी कि हम लोग पिलग्रिम्स कह सकते हैं। बेसिकली वो लोग जो थे पिलग्रिम्स थे। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्री, यानी कि वो एक धार्मिक उद्देश्य से वो यहाँ आए थे। बेसिकली वो लोग जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है। तो वो बुद्धिज्म के बारे में ही और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वो यहाँ आए। अब इसी कॉन्सिक्वेंसेस में अगर देखा जाए तो तीन नाम हम लोगों के लिए मेन है। तीन नाम आप ध्यान रखेंगे। एक फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी हम लोग कह सकते हैं, उनके टाइम में आया था। ठीक है। और इसकी जो बुक का नाम है वो फुयुकी है। ओके। दूसरा जो है वो फेंसान, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, जो कि हमारा लेटर 7th सेंचुरी है।
और इसके बुक का नाम सीयूकी है, उसका फुयुकी, इसका सीयूकी। और तीसरा जो है वो इत्सिंग है। इत्सिंग जो है वो हमारा 7th सेंचुरी के एंड में आया है वो। अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पे लगता है मैंने गलत ये कर दिया कि जो वेनसांग है, वेनसांग जो है वो 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, ठीक है। और जो इत्सिंग है वो एंड में आया है। मैंने थोड़ा सा एरर कर दिया था, वो आप ध्यान रखेंगे। और जो इत्सिंग है उसी ने अपने जो उसका जो टेक्स्ट था उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर जो कि हमारा 8th सेंचुरी जो है वहां से फिर हमारा मेडावल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हो जाता है। तो वहां से फिर जो अरब जो इन्वेडर्स थे वो लोग आने शुरू हो गए थे, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ से कुछ अरब ट्रैवलर्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। वो कैसे? तो जो अल बिरूनी है, बिरूनी जो है, अल बिरूनी के बारे में अगर हम लोग देखें तो वो 11th सेंचुरी में मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे, ठीक है। और उनका जो एक बुक है, उनके बुक का नाम है तहकीके हिंद, ठीक। तहकीके हिंद के थ्रू आज भी ये जो बुक है वो जो अर्ली मेडाइवल पीरियड है उसको जानने का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ये, ठीक है। इसके बगैर अगर हम अर्ली मेडाइवल पीरियड को अगर हम पूरी अच्छी तरीके से अगर जानना चाहें तो अगर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगर कहें तो गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है इंडिया के पॉइंट कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और नेम को देखा जाए तो सुलेमान है, फरिश्ता है, ठीक है, हसन निजाम है, अल बेरूनी है, इब्न बतूता है। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था, जो कि 14th सेंचुरी में आया था। और इसने जो मेंशन किया अपने बुक रिहला में, तो उससे हमें 14th सेंचुरी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें मैंने आपको जो भी हमारे सोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल हो, लिटरेरी हो, या फिर फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में हो, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। और बाकी आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपना जो फीडबैक है वो जरूर दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सपोर्ट अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन अच्छा जाए, ठीक है। चलिए, बाय बाय।